गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर्स इन फ्रांस और बैचलर्स इन फ्रांस। अगर आप फ्रांस में बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन बैचलर्स के प्रोग्राम ढूंढना और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं। तो मोस्टली हमारा जो टारगेट होता है या हमारा जो फोकस होता है वो मास्टर्स के लिए होता है। हम 3 से 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, व्हाई टू अप्लाई, क्यों, कैसे और कब। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है ये बहुत बेहतरीन और पीक टाइम है। मतलब इस वक्त एडमिशन जो है वो ओपन है। मोस्टली जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, एडमिशन्स ओपन थे इनके नवंबर में और चले थे दिसंबर तक। नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी इनके एडमिशन चल रहे थे। लेकिन इस बार अभी सितंबर में जो है वो अक्टूबर के स्टार्ट में एडमिशन्स ओपन है और अभी ये चलेंगे नवंबर के एंड तक। यानी अभी नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही नवंबर ख़त्म होगा एडमिशन इनके क्लोज हो जाएंगी। लास्ट से इन्होंने डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड कर दी थी 1 महीने के लिए, लेकिन इस साल का कुछ नहीं पता कि वो एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे। तो आपके पास कितना टाइम है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। अक्टूबर तो ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया है और आपके पास बचा है 1 महीना। तो नवंबर में एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करो। कि सबसे पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। जैसे अभी टाइम चल रहा है एडमिशन्स का, तो आप इसमें एडमिशन अप्लाई करोगे। एडमिशन जो है वो आप कैसे अप्लाई करते हो वो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। लेकिन आप एडमिशन अप्लाई करते हो सितंबर के, नहीं सॉरी, एक तो मेरे मुँह से बार बार सितंबर निकल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर के एंड तक 1 महीना भी है आपके पास। तो आप इस महीने में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। एडमिशन के बाद ये होता है कि आप कैंपस फ्रांस जो है ना वो आपकी एप्लीकेशन, यानी आप मैक्सिमम 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और जो आपने 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है तो कैंपस फ्रांस आपकी एप्लीकेशन जो है वो देख रहा होता है, इन प्रोसेस होती हैं। तो उसके बाद आपको एक मेल आती है कि आपने पेमेंट करनी है। कैंपस फ्रांस की पोर्टल की फ़ीस पे करनी होती है, वो 30,000 रुपीज़ होता है, PKR 30,000 की आपने फ़ीस पे करनी होती है। और वो फ़ीस पे करते हो तो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाती है तो फिर आपको आपकी जो फाइल्स होती हैं ना वो आगे प्रोसेस होने से पहले आपको एक कैंपस फ्रांस का फॉर्मल जो होता है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है, आपको एक इंटरव्यू देना होता है। तो जैसे ही आप कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू देते हो तो उसके बाद वो आपकी जो एप्लीकेशन होती है ना वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर देती है। कैंपस फ्रांस में लेट से आपने 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, आपकी जो अप्लाई किया आपने वो एप्लीकेशन 7 के 7 यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड करते हैं। फिर जहाँ पर आपका अच्छा मेरिट बनता है या जिस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट करना होता है तो फिर वहाँ से आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। यानी नवंबर के एंड तक एडमिशन, उसके बाद प्रोसेस होना, आप कैंपस फ्रांस की फ़ीस पे करना और आपका इंटरव्यू होना, यानी जनवरी तक आप ये लगा लो। जनवरी के बाद फिर उसके बाद आपका एडमिशन आ जाता है। फ़ेब के मिड में या फ़ेब के एंड तक आपका एडमिशन आ जाता है। तो जैसे ही एडमिशन आ जाता है आपने अगला प्रोसेस जो करना होता है वो वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है सारा। तो एडमिशन के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट तो थोड़ा सा आगे चल के है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। टैक्स रिटर्न्स, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सब रेडी किए। और उसके बाद आपने जो है वो AG ऑफिस कॉल करके या मेल करके या जाके जो है ना आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। कॉल करके लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स ने ली थी, तो इस साल लेट्स सी देखो क्या होता है कि अगर आप कॉल करके ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट ले ली और अपॉइंटमेंट आपको वेरी नेक्स्ट डे की या 2 दिन की मिल गई और आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आपके लिए मसला हो सकता है। तभी मैंने कहा कि आप पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, फिर अपॉइंटमेंट के लिए उनको कॉल करो। लेट्स से आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करा दिए जबकि भी आपकी अपॉइंटमेंट है। उसके बाद लास्ट ईयर हमारे जितने भी केसेस थे उसमें से दो का वीज़ा थोड़ा सा लेट आया था, बाकी सब का 24 आवर्स या 2 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लगा था। तो मतलब आपका ये हो सकता है कि जून या जुलाई में भी आपका वीज़ा आपके पास हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। फिर आप भले सितंबर में फ्लाई करो या अक्टूबर में फ्लाई करो, जब भी क्लासेस हैं उसी हिसाब से। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपके पास 2 तरीके होते हैं, टेक्निकली एक ही तरीका होता है, यानी ख्वारी 2 दफ़ा होती है। देखो, एक तो होता है कैंपस फ्रांस के थ्रू, यानी EEF पोर्टल, इतूदिस इन फ्रांस। वहाँ पे आप मैक्सिमम 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, एक ये तरीका होता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो ये कि आप यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल होता है ना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप वहाँ जाके अप्लाई करते हो। मैं इसको ना एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अभी आपने कैंपस फ्रांस में अप्लाई किया 7 के 7 यूनिवर्सिटीज़ में, जब आप अप्लाई करते हो ना तो वहाँ पर एक साइन बना हुआ आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी जाके देनी है, जिसको कहते हैं पैरेलल प्रोसीजर। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का है पैरेलल प्रोसीजर तो आपने कैंपस फ्रांस पे भी आपने उसको लिस्ट करना है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ भी आपने उसकी एक दफ़ा पूरी एप्लीकेशन फिल करके उसको सबमिट करना है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स और जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं सारी मिला के। अगर पैरेलल प्रोसीजर नहीं है, सिंपल कैंपस फ्रांस पे आपने लिस्ट किया और वहाँ आपने उसको सबमिट कर दिया। खैर, ये 2 तरीके जैसे मैंने बताया कि कैंपस फ्रांस पे और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करके सबमिट करना है। और इसका देखो,
प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे कैंपस फ्रांस पे आपका एडमिशन आना हुआ तो वहाँ से आएगा, अगर आपके जहाँ से आपने अप्लाई किया वहाँ से आना तो वहाँ से आएगा। अब लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट का क्या हुआ कि हमने उसका जो अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में वही हमने पैरेलल प्रोसीजर भी किया था और कैंपस फ्रांस पे भी अपलोड किया था, लेकिन कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। इंटरव्यू नहीं हुआ था अब तक, उसने जस्ट कैंपस फ्रांस की 30,000 की फ़ीस पे की थी, तो इतने में उसका ना जो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ से उसका एडमिशन आ गया। तो जब आपका ऐसा कोई सीन होता है आप क्या करते हो कि वो जो आपका एडमिशन लेटर आया ना जिस यूनिवर्सिटी से, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करते हो। मतलब पहले उनको बताना होता है कि हाँ मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी मैं ओके है मेरा सीन, तो आप उसको वहाँ से ना उनको मेल करते हो। मेल करने के बाद उसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे आके अपलोड करते हो। आई एम एक्सेप्टेड, हाँ उसका सेक्शन होता है आई एम एक्सेप्टेड, वहाँ उसको अपलोड करते हो और फिर उसके बाद आपका जो आगे वीज़ा प्रोसेस और बाकी चीज़ होती है ना फिर वहाँ से कंटिन्यू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप फ्रांस में अप्लाई करना ही क्यों चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ना या मुझे जितना इल्म है ना उसके हिसाब से इस वक्त जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है ना या जैसे जब से बेहतरीन कंट्री है वो या तो इटली है या तो फ्रांस है। अब मैं जर्मनी की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी के पास ब्लॉक अकाउंट है नहीं। 40 लाख पिछले साल 42 लाख से PKR में जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट, इस साल आई होप सो कि ये इतना ही रहे। तो मेरे हिसाब से जो सस्ता तरीका है सेकंड नंबर पे वो इटली है। अब अगर कोई कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई कर रहा है तो उसका थोड़ा सा सीन सही है, क्योंकि कराची से ना अपॉइंटमेंट के इतने इशूज़ रहते नहीं है। लेकिन जो बंदा इस्लामाबाद से कर रहा है तो वो हो गया ना ख्वार, एडमिशन भी किया, इतना पैसा लगाया, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड में जाके उसको अपॉइंटमेंट ना मिले। तो सबसे बेहतरीन फ्रांस इसलिए है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट के कोई इश्यूज़ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके जैसा एडमिशन आ जाता है आपकी सब चीज़ें ओके हो जाती हैं, आप क्या करते हो AG को कॉल करते हो, ऑफिस को कॉल करके मेल करके वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हो। हफ्ते की, 4 दिन की, 5 दिन की, इतने गैप से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट फ्रांस का यही है कि आपको अपॉइंटमेंट के कोई इश्यूज़ नहीं रहते। हमारे लास्ट ईयर के ये 2 क्लाइंट के अलावा सबका वीज़ा 24 घंटे और 1 दिन के अंदर आया। तो दूसरी बेहतरीन चीज़ ये कि यहाँ पर वीज़ा डिलेज़ नहीं है, ख्वारी नहीं है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ना फ्रांस के लिए, अगर मैं आपको कोई पूछता कि यार बजट कितना होगा, कितना पैसा लगेगा, खैर इस पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं चीपेस्ट की बात करूँ वीज़ा लगने तक ना, अलॉन्ग विद दी कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हो तो उनके चार्जेस मिला के आपका 5 लाख भी नहीं लगता। 5 लाख PKR यानी 1500 यूरो, 2000 यूरो भी नहीं लगते आपके, 1500-1600 यूरो आपके टोटल लगते हैं वीज़ा लगने तक, जो कि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप जर्मनी की बात करो या फिर और कंट्रीज़ की बात करो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। लेकिन इसमें ये फ्रांस में ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अदरवाइज़ आपको इतनी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ वीज़ा रेशो अच्छा है, वहाँ जाके आप पार्ट टाइम करो, अपनी फ़ीस आपकी बिल्कुल 250 यूरो थी पूरे साल की, 250 क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरा बेहतरीन चीज़ ये थी। अब आपका वीज़ा लग गया, आपने फ्लाई किया, फ्लाई करके आप फ्रांस पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उन बेनिफिट्स में सबसे पहला और सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि आपको रेंट कंट्रीब्यूशन मिलता है, जिसे कहते हैं काफ। इस वक्त मैं इटली में हूँ, यहाँ पे मुझे रेंट कंट्रीब्यूशन कोई नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। मतलब अगर आपके पास फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट वाला घर है, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हाफ रेंट आपको वापस मिलता है, जिसे कहते हैं काफ, यानी सब्सिडी मिलती है आपको। इंसान का सबसे ज़्यादा खर्चा क्या होता है? रहने का खर्चा। इस वक्त मेरा रहने का खर्चा और खाने का खर्चा, इसके अलावा फ़िलहाल मेरा कोई खर्चा नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपको हाफ जो है आपका पे करती है रेंट में, तो दूसरा आपका मेन खर्चा क्या रह जाता है? वो आता है आपका खाना। तो वहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को इतना बेहतरीन और इतना मज़े का ऐसी चीज़ें देती है ना, जो मैं लास्ट ईयर गया था एक दिखाने, आपको मैंने वीडियो भी बना के दिखाई थी, जस्ट ट्राई कि यार क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको ना वहाँ पे क्या कहते हैं, हर वेडनेसडे को या ट्यूसडे को इस तरह ना वो डेस्क लगा के ना इस तरह स्टूडेंट्स को खाना पीना देते हैं। ऐसा नहीं कि यार भिखारी है या मांग रहे ना, प्रॉपर स्टूडेंट्स को बिठा के डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यार ये आपका, ये आपके तरह बॉक्सेस में देते हैं। तो अगर आपके खाने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा निकल गया तो पीछे आपका क्या ही खर्चा होगा। आप वहाँ पे ना फ्रांस में 1 साल का मास्टर्स करते हो, यानी अगर आप M1 के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर होगा आपके मास्टर्स का, और अगर आप M2 के लिए जा रहे हो तो आपके मास्टर्स का दूसरा साल होगा। तो इन दोनों सालों में जो पहला सेमेस्टर होता है वो आपका कोर्स वर्क होता है, और जो दूसरा सेमेस्टर होता है वो आपकी इंटर्नशिप होती है। और इंटर्नशिप वहाँ पर मैंडेटरी है, और मैंडेटरी होने के साथ साथ इंटर्नशिप में आपको सैलरी मिलना भी मैंडेटरी है। यानी आप 6 महीने पढ़ाई करोगे, 6 महीने किसी लैब में रिसर्च करोगे, और वो उसकी आपको सैलरी भी मिलेगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है, आप इनबॉक्स कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के कमेंट में कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो।